नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दर्पण कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि करौली जिले के सबसे लार्जेस्ट मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ये कोचिंग संस्थान है दर्पण कंपटीशन क्लासेज, इसके जो डायरेक्टर, फाउंडर एंड सीईओ हैं हरिशंकर शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्य करती है। यह कोचिंग संस्थान, हमारी कोचिंग संस्थान चाहे स्टेट लेवल की बात करूं या इंडिया लेवल की बात करूं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराती है। हमारी इस बार कोचिंग संस्थान से अनेक विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। हर भर्ती प्रक्रिया में, चाहे गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो या इंडिया लेवल की, हर बार भर्ती प्रक्रिया में हर विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। तो इस बार लगातार जो सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं बच्चे, इससे पहले भी कई बच्चों का हम सम्मान कर चुके हैं जो अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं, और इस बार रीट और अग्निवीर में जो सम्मान के लिए आए हैं उनका हम सम्मान करेंगे, सेलेक्ट हुए हैं। और इनका इस कोचिंग संस्थान की ओर से, दर्पण कंपटीशन क्लासेस की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इनके लिए सेलेक्ट होने के लिए। और ये हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे हैं कोचिंग संस्थान के, तो इन्होंने पढ़ाई करी और ये सेलेक्ट हुए। इनको देखकर मुझे एक शाहरुख खान की पिक्चर ओम शांति ओम पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने की साजिश करती है। ऐसा ही कर दिखाया है होनहार हमारे विद्यार्थियों ने जो रीट में सेलेक्ट हुए हैं इस बार और अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं। तो इनका सबसे पहले सम्मान करना चाहेंगे हम। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं सम्मान करना चाहते हैं हम। क्या नाम है? अंजू मीना। अंजू मीना जो रीट में सेलेक्ट हुई हैं, इनका सम्मान करेंगे हम स्वापा पहनाकर और शॉल उड़ाकर। और इनका सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ मैडम को। आइए मैडम और इनका सम्मान करिए। तो इस प्रकार ये जो कोचिंग संस्थान है लगातार सफलता प्राप्त हो रही है और हर भर्ती प्रक्रिया में हर बार बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, और यह हमारा परिणाम है लगातार। और यह मैडम के द्वारा सम्मानित हो रहे रीट सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं हमारे। और ये सम्मान की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर, फाउंडर एंड सीईओ से आग्रह करूंगा, हरिशंकर शर्मा जी से, कि जो हमारे जो विद्यार्थी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए हैं इनका मालार्पण और स्वापा पहनाकर स्वागत करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी ये संस्थान है लगातार बेहतर से बेहतर परिणाम दे रही है और इसका परिणाम आपके सामने है। इससे पहले भी कई विद्यार्थी हमारे यहाँ पर सम्मानित होने के लिए आए और लगातार विद्यार्थियों का सम्मान हो रहा है। इससे पहले भी दो तीन विद्यार्थियों का सम्मान कर चुके हैं और हर भर्ती में यहाँ से सेलेक्ट होते हैं विद्यार्थी हमारे और गवर्नमेंट की जॉब लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग करना चाहते हैं, इस संस्था से आकर जुड़ना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, वो इस संस्था में आइए और यहाँ पर कोचिंग करिए। हर प्रकार के यहाँ पर बैच चलते हैं। चाहे अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, यहाँ पर रीट पात्रता, रीट मेंस और सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसका बैच भी चालू है यहाँ पर और ज़ोरों शोरों से चल रहा है। हमारे जो शिक्षक हैं वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और ये अग्निवीर में जो सेलेक्ट हुए हैं हमारे विद्यार्थी यहाँ से, उसका स्वागत कर रहे हैं स्वापा पहना के हमारे कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हरिशंकर शर्मा जी और हमारे गार्ड साहब।
और अगर मैं इंडिया लेवल की गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं तो यह हमारी संस्थान जो आर्मी में जो अगर यूनिफॉर्म सर्विस की बात करूं, चाहे वो सेना हो, सेना के अंदर चाहे थल सेना हो, जल सेना हो या आर्मी हो हमारी, उसके अंदर जो CDS है, कॉमन डिफेंस सर्विस, इसके अंदर जो हवलदार या कांस्टेबल की भर्ती होती है वो सरकार ने 4 साल के लिए और ये अग्निवीर के थ्रू कराने का फैसला किया है। तो ये हमारे जो विद्यार्थी हैं ये सेलेक्ट हुए हैं इस बार अग्निवीर में कड़ी मेहनत से, और हमारी इस पूरी कोचिंग संस्थान और इस परिवार की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर यहाँ पर सम्मान के लिए पधारे। तो इनसे ढेरों सारी प्रकार की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे विद्यार्थियों से, और कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, संस्था कितना इफेक्ट रही इसके सिलेक्शन कराने में। हमारी जो संस्था में पढ़ाया जाता है वो 100% इसके पेपर में आता है। जो भी तैयारी की जाती है वो इफेक्टिव रूप से तैयारी अच्छी करवाई जाती है। हमारे जो टीचर होते हैं वो अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग स्पेसिफिक टीचर होते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। जब बच्चे शुरुआत में आते हैं तो बहुत ही कम जान पाते हैं, लेकिन जब तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं और संपूर्ण सिलेबस कराया जाता है और तैयारी की जाती है। तो मैं आग्रह करूंगा हरिशंकर शर्मा जो इसकी संस्था के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं, जो 2 शब्द बोलें। पहले तो देवेंद्र और अंजू को दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी बेटी अंजू 3rd ग्रेड में सेलेक्ट हुई है रीट में, और देवेंद्र अग्निवीर में सेलेक्ट हुआ है। दोनों ही बहुत मेहनती स्टूडेंट थे, जितना कहा जाए उतना ही कम है दोनों के बारे में। अंजू कोरोना काल के पहले से बैचों में थी, एक लंबे समय से, क्योंकि रीट की जो प्रक्रिया थी वो एक लंबे समय तक पेंडिंग पड़ी रही। 18-19 ही पेंडिंग पड़े, फिर बीच में क्लियर हुई L1 L2 तो क्लियर नहीं हुई, फिर दोबारा से 23 में जाकर के लगभग क्लियर हो पाई। देवेंद्र का भी एक लंबा संघर्ष रहा है। इनके संघर्ष की कहानी, इनकी जवानी सुनेंगे हम लोग। मेरे को तो मालूम है कि कितना इसने लंबा संघर्ष किया है, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, सारी चीज़ों का मेरे को मालूम है, लेकिन इनकी जवानी हम सुनेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आप लोगों को। इसी प्रकार से अंजू का संघर्ष भी इन्हीं से सुनेंगे कि किस तरह से इन्होंने रणनीति बनाई अपनी तैयारी की। बाकी मैं संपूर्ण दर्पण क्लासेज और दर्पण में पढ़ने वाले संपूर्ण विद्यार्थियों की ओर से इन दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हम सब लोगों की ओर से कि आगे चलकर ये उच्च पदों पर पहुँचें और इसी प्रकार से अपने परिवार का, समाज का, हम लोगों का, हम जैसे अन्य शिक्षक गणों से जुड़े हुए हैं उनका, और संपूर्ण राष्ट्र और राज्य और गांव का नाम रोशन करें आगे चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंजू मीना से चयन प्रक्रिया के बारे में पूछते हैं कि जब ये कोचिंग आए थे तो कितना इनका सिलेबस था और कैसे इन्होंने पढ़ाई की। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इस कोचिंग संस्थान की ओर से। तो इस कोचिंग संस्थान का आपकी तैयारी में और जो आपका सिलेक्शन हुआ है इसका कितना प्रतिशत योगदान? सर सब पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने माता पिता एंड सभी गुरुजनों का, जिसकी कृपा से मैं आज इस मंच पर खड़ी हो पाई हूँ। एंड मेरा मतलब इस संस्था का 80% योगदान रहा है। मैं बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ सर से, तो इनको मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगी अपना। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू का। अब हम इसी कड़ी में आगे सफलता के राज जानेंगे देवेंद्र से, और देवेंद्र के संघर्ष की कहानी भी जानेंगे, किस तरह से इस मुकाम तक ये पहुँचे हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुजी और सभी युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे आज यहां पे बुलाया और सम्मान दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले यहां पे आया था तब गुरुजी से यही आके बोला था मैंने, गुरुजी मेरी लास्ट भर्ती अब की बार, और साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के अब की बार मेरे को सिलेक्ट होना है। तो गुरुजी से कभी भी मैं 24 घंटा कोई भी मेरे को कन्फ्यूज़ होता था तो मैं पूछता था, और गुरुजी मेरे को बताते थे, एक ही बात बोलते थे कि कभी भी उससे बाहर मत जाओ सिलेबस से, मैं जितना पढ़ाता हूँ उसमें पढ़ो और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और अंदर एक ज्वाला ज़रूर होनी चाहिए कुछ करने के लिए, तो आप 100% किसी भी सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हो बहुत जल्दी। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इनकी बहुत भूमिका रही है। और
कोचिंग सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन सभी का बहुत योगदान रहा है। हमारे स्टूडेंट लाइब्रेरी में भी रेगुलर रहे। कोचिंग के साथ साथ इन्होंने लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर रखा था। ये आपको लाइब्रेरी के बारे में भी बताएंगे। जितनी भी हमारे सामने बैठे हुए विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन जो हमको सुन रहे हैं, उन सब के लिए बताएंगे कि यहाँ कैसा माहौल है कोचिंग का, लाइब्रेरी का और संपूर्ण टीम का कैसा सहयोग रहता है। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम दूसरी कोचिंग में हैं। यहाँ पे अपनेपन का महसूस कराया जाता है। मैं यहाँ पे पहले कोचिंग पढ़ता था, 12-1 बजे तक कोचिंग चलती थी। उसके बाद लाइब्रेरी में पढ़ता था, 9 बजे 10 बजे तक इसी लाइब्रेरी में पढ़ता था। यहीं पे खाना आ जाता था। कभी भी ऐसा नहीं होगा। गुरुजनों से और सभी स्टाफ से अपनेपन का महसूस होता है। कभी भी ये मत करना कि दूसरी है। तो इनसे पूछते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इन्होंने की जो दिनचर्या थी, इन्होंने कैसे टाइम टेबल को फॉलो किया। आप सर कितने घंटे पढ़ते थे? मैं कम से कम 10 या 12 घंटे पढ़ता था। 2 महीने में यहाँ पे कोचिंग की थी। पेपर के लिए मेरे को 2 महीने का टाइम मिला था। मैं 10-12 घंटे पढ़ लेता था रोज़। कोई दिन ऐसा हो भी जाता था कि कोई काम से नहीं, 10-12 सुबह आता था मैं, 7 बजे कोचिंग थी, 7 बजे से। उसके बाद मैं यहीं पे 12 बजे तक कोचिंग करता था। खाना आ जाता था तो खाना खा लेता था। 1 या 2 घंटे का मैं लाइब्रेरी में आराम कर लेता था। फिर शाम को 9-10 कभी कभी 11 बज जाते थे मेरे को। तो इनका कहना है कि ये रोज़ लगभग 10-11 घंटे पढ़ाई करते थे और इसके बाद में कोचिंग की थी इन्होंने। तो सर, जो आपका सिलेक्शन हुआ है, इसमें जो सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, इसमें कोचिंग का कितना योगदान है? और आप यहाँ पे पढ़ते थे तो जो नोट्स सर बनवाते थे, नोट्स में से कितना प्रतिशत आता? आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे वो आपने सारी पढ़ाई यहीं से की। तो आप सर कैसा लगा आपको कोचिंग का माहौल? कोचिंग का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने जो पढ़ाया उसमें बहुत कुछ मिला था। अब की बार पेपर इतना हार्ड आया था आर्मी का कि अगर आर्मी लेवल से पढ़ते तो सिलेक्शन के करीब नहीं पहुंचते। गुरुजी ने पढ़ाया, उसमें बहुत योगदान है गुरुजी का और गुरुजी के नोट्स का। बहुत सारे बच्चे जो भर्ती नहीं आ पाती है, भर्ती किसी कारण से अटक जाती है या सिलेक्शन प्रोसेस लेट होता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये बच्चे हैं, ये कैसे अपनी धैर्यता बनाए रखें, अपनी अध्ययन, अपनी इस निरंतरता को, स्टडी को कैसे बनाए रखें? सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? गुरुजी जितना पढ़ाए उतना ही पढ़े। और सबसे बड़ी खासियत है सिलेक्शन के लिए कि रेगुलरिटी। अगर आप रोज़ 5 घंटे का नियम है तो उसको 5 घंटा कुछ भी करो, लेकिन 5 घंटे उसको पढ़ो ज़रूर। अगर आपने 5 घंटे का बना रखा तो उसको 5 घंटे की रेगुलरिटी सबसे बड़ी सिलेक्शन के लिए बहुत महत्व रखती है, रेगुलरिटी। और इस कोचिंग संस्थान में जब आप कोचिंग करते थे, सर पढ़ाते थे, अगर मैं बात करूं हुकम सिंह गुनावत सर की, जो राजस्थान जीके या ज्योग्राफी या इंडिया जीके की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, तो ये जो सर पढ़ाते थे आपको कैसा समझ में आता था? सभी गुरुजनों का बहुत अच्छा समझ में आता था। जो पढ़ाते थे उसमें से 80% डिक्लेयर बैठ जाता था। और ऐसे बच्चे जो आपको प्रेरणा स्रोत या आदर्श मानकर भविष्य में आगे अग्निवीर या यूनिफॉर्म सर्विस, चाहे राजस्थान पुलिस हो या सीईटी हो या राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या इंडिया लेवल की अगर मैं बात करूं, या थल सेना हो, जल सेना या किसी भी प्रकार की एसएससी जीडी जो अभी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है, अगर ये सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या राय देना चाहेंगे अपनी? अगर जोश 2 या 5 दिन का रखो तो उससे अच्छा है कोई काम करो या पढ़ाई छोड़ जाओ, उसको पढ़ो मत। अगर जोश लास्ट तक रखोगे और तैयारी करते हो तो अपना 100% उस तैयारी में दो। और अगर कि पढ़ भी रहे हैं, 5 दिन उसको जोश को रखा और फिर पढ़ा भी नहीं और घर का काम आ गया, वो आ गया, तो उस घर के ही काम को करो, पढ़ाई को छोड़ दो। अगर आप पढ़ ही रहे हो तो अपना 100% पूरा पढ़ाई में ही दो। तो इनका ये है कि कड़ी मेहनत, लगातार निरंतरता, प्रयास के बाद में सफलता मिलती है। हमें धैर्यता रखनी है और लगातार प्रयास करना है। वो कहते हैं कि अमन को गुमराह नहीं होना है, कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। तो इन्होंने जो कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त की है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर, मैं एक क्वेश्चन और इनसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जो बच्चे फ्रेशर हैं, तो उनके लिए सर क्या कोचिंग गाइडेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सर, गुरुजनों का और कोचिंग का गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। अगर ये नहीं लोगे तो इधर उधर भटक जाओगे। और सबसे बड़ी, अगर इसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो इसी में
ये भले से गलत ही पढ़ा तो उसको ही पढ़ना चाहिए, आप सिलेक्शन के बहुत जल्दी करीब पहुँचोगे। तो हमारी दर्पण कंपटीशन क्लासेस में बहुत ही स्पेशलिस्ट अच्छे एजुकेटर के द्वारा शिक्षा दी जाती है और हमारे जो बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होते हैं, अभी इससे पहले भी 2-3 बच्चे आए थे, उनका सम्मान किया था। या गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में बच्चे सेलेक्ट होते हैं और इनका कहना ये है जो अग्निवीर में लगे हुए हैं कि कोचिंग, यदि आप फर्स्ट टर्म में सिलेक्शन लेना चाहते हो और आप फ्रेशर हो, कम समय में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। और दर्पण कंपटीशन जो क्लासेज हैं ये लगातार सफलता की ओर बढ़ती है और यहाँ पर टीचरों के द्वारा बहुत मेहनत कराई जाती है। बच्चों के द्वारा जब यहाँ पर पढ़ाया जाता है सरों के द्वारा, तो बच्चों को जब नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, बीच बीच में साप्ताहिक टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है, जिससे इनकी तैयारी को बहुत ही बेहतर किया जाता है और बच्चे इनकी तैयारी को और बढ़ाया जाता है। शुरुआत में बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे टेस्ट सीरीज जब हम चलाते हैं यहाँ दर्पण कंपटीशन क्लासेज, जब बच्चों की तैयारी संपूर्ण हो जाती है और अंतिम रूप से सिलेक्शन की ओर पहुँचते हैं, तो हम जानते हैं अंजू मीना जी से कि उनका इस कोचिंग संस्थान में उनका सिलेक्शन में इस कोचिंग संस्थान का कितना योगदान है, उन्होंने कैसे तैयारी की। सबसे बड़ी चीज़ जो अपने आप पर विश्वास रख के धैर्यता के साथ तैयारी की जाती है, निस्वार्थ भाव से तनाव रहित, दबाव रहित तैयारी की जाती है। कई बार जो भर्ती थी अपन की रीट थी वो बीच में कैंसिल हो गई थी, कोरोना आ गया था, तो इस लगातार मोटिवेट कैसे रहें उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की जुबानी से। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके बारे में बताइए। ज़्यादातर तो मेरा योगदान मतलब हरिशंकर सर से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, तो उनका 100% योगदान मानो कि मैं जब डिमोटिवेट हो जाती थी ना, तो सर ही मुझे हमेशा गाइडेंस करते रहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, तो बस सर मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। धन्यवाद। अभी हमने और भी कैंडिडेट बुलाए, पर उनकी स्कूल में क्या है ज्वाइनिंग हो गई है, तो आ रहे हैं बस 2 मिनट में, वो भी तो उनका भी इनके साथ ही सम्मान करेंगे, बस ऊपर आ चुके हैं, कुछ ही समय में आने वाले हैं आपके मध्य में वो भी। तो अंत में मैं हुकम सिंह गुनावत जी से संबोधन के लिए आग्रह करूंगा कि जो भी ये बच्चे हैं हमारे जो सेलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान में, हमारे यहाँ पर रीट पात्रता, रीट मेंस दोनों बैच चल रहे हैं, सीईटी का भी बैच चल रहा है, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के बैच चल रहे हैं, चाहे इंडिया लेवल हो की कोई भी एग्जाम हो, अग्निवीर का हो, एसएससी का, जीडी का हो, अभी नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारी भर्ती प्रोसेस लंबित हैं। तो हुकम जी गुनावत जी से मैं आग्रह करूँगा कि अपना संबोधन करें। देखो साथियों, सबसे पहले अंजू बहन और भाई देवेंद्र को दर्पण कंपटीशन क्लासेज की ओर से, आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई मैं देता हूं। और इस संस्थान में पढ़ रहे हमारे परिवार के सभी सदस्य एज ए विद्यार्थियों को मैं यह हार्दिक बधाई देता हूं कि आपको ये मोटिवेशन क्लास देखने का मौका मिला। ऐसी पढ़ाने का दायित्व तो सभी निभाते हैं, पर इस तरह से विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए अपने सेलेक्ट हुए जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें बीच में ला कर के और यहाँ ये प्रोग्राम जलसा जो करवाए जाते हैं, इनका सीधा सीधा उद्देश्य कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है। आज आप यहाँ बैठे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो यहाँ इनको बुला करके स्वागत किया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। ये यहाँ बुलाने का, स्वागत करने का सिर्फ इस संस्थान का औचित्य है आगामी पीढ़ी आप लोगों को मोटिवेट करना। और जो YouTube चैनल पे ये चीज़ें हम डाल रहे हैं वो इस वजह से डाल रहे हैं ताकि इस कोचिंग से जुड़े हुए और ना जुड़े हुए लोग भी इन वीडियो को सुन कर के मोटिवेट हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना प्रेरणा के हम किसी भी अधिगम के राजमार्ग पे नहीं चल सकते। साइकोलॉजी में तो स्किनर ने कहा भी है कि प्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है। एक समय की बड़ी अहमियत होती है। अभी एक सवाल यहाँ किया गया था कि कम समय में हम किस तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं।
तो समय की ही बड़ी अहमियत है। समय को जाने, 1 मिनट भी अगर बर्बाद हुआ तो फिर वो वापस नहीं आता है। और जिनने समय को जाना है वो दुनिया में बहुत आगे बढ़े हैं। आज हम तैयारी करते हैं, पूरे मनोबल, संयम, मनोयोग से वो तैयारी नहीं करते। जितना टाइम हमें आज के युग में देना चाहिए, आज जो वक्त है, जितना समय देने का आज कंपटीशन का युग है, वो हम नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कमज़ोर है, ये सिर्फ सोच का, विचारों का फर्क रहता है। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा कि विचार जिनके सक्रिय होते हैं वो कभी जीवन में निष्क्रिय नहीं हो सकते। विचारों से व्यक्ति आगे बढ़ता है। जैसा सोचोगे वैसी ही क्रिया करोगे। जिन्होंने समय को समझा 1 मिनट भी नहीं जाने देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि मोस्टली एग्ज़ामें खिसका दी गई हैं, तो विद्यार्थियों की एक मानसिकता बन गई है, साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ा है कि अभी तैयारी से क्या लेना देना, अभी तो इलेक्शन का टाइम है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर हमारी तैयारी में होता है। हो सकता है कि हमारे पढ़ाए हुए को हम विस्मृत कर डालें, भूल जाएं। आपने देखा है, समय की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने समय को समझा है वो बहुत आगे बढ़े हैं दुनिया में। समय है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेन है, और मान लीजिए यहाँ भी ये 100% है, 100% है ये। अब ये 100% इसको मैं मान के चल रहा हूँ, यही हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और इसमें ये जो आप इसका कैप देख रहे हैं, इसको करीब मान लो 5%। अब इन 5% में और इस 95 में बड़ा अंतर है, दोनों में, इसमें और इसमें अंतर है। ये कार्य करते हैं और ये कोई कार्य नहीं करते 5%। और इस 95% में हम तुम सब लोग हैं। इस 5% में मैं उनको गिनाऊंगा जो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी इत्यादि जो हैं। ये लोग करते क्या हैं, इस समय को समझते हैं। और ये 95% हम भारतवासियों की इस तरह सुबह से ही खोपड़ी पे बैठ जाते हैं, ऐसे सवार हो गए खोपड़ी पे। और ये हमसे दिन भर पता है क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं और देखते रहते हैं, क्योंकि ये समय को समझते हैं। हम समय को नहीं जानते, दिन भर काम करते हैं, और जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ ये हमें कटघरे में बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये कटघरे में बंद कर लेते हैं। हमने इसको इस तरह रख लिया, जिन्होंने समय को जाना उनकी वैल्यू ज़्यादा है। 95% तो गड्ढे में चले गए, दुनिया जानती नहीं हम तुमको कौन है, क्योंकि हम गड्ढे में जा चुके हैं। ये 5% ही हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें दुनिया जानती है 5% को। और ये ऊपर वाला 5% जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने समय को समझा है। वो कभी पैसे के पीछे नहीं भगे, कभी नौकरियों के पीछे नहीं भगे, वो समय के पीछे भगे, 1 मिनट भी बर्बाद ना हो जाए। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग विद्यार्थी हैं और जुड़े हैं इस लाइन से, आप अगर इस काम को कर रहे हैं तो पूरे मनोयोग, तन मन धन से करें। जिन्होंने सच्चे, मैंने उस दिन भी कहा था कि सच्चे दिल दिमाग से जिन्होंने कार्य किया, सफलता मिलती है। कभी भी जिंदगी में असफल अगर होते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो समझ लीजिए हमने उस कार्य को सच्चे दिल दिमाग से नहीं किया होगा, अन्यथा असफलता आ ही नहीं सकती। कोई सवाल ही नहीं था। 4 बार, 5 बार, 1000 बार लगे ही रहो, हो ही नहीं सकते सफल। आप अपने ज्ञान के हथियार को मजबूत कीजिए, 3 घंटे आपको मिलेंगे। देखो, इसके बारे में मैं आपको एक मोटिवेशन बात बताने की कोशिश करूंगा। एक ऐसी जगह थी कि 2 घर थे दोस्तों। एक घर इधर था तो एक इन फ्रंट में दूसरा वाला घर था, आमने सामने घर थे। और एक जो घर था कच्चा था तो दूसरा वाला घर पक्का था, पक्का मकान था। कच्चे घर वाले ने बीच में, दोनों के मिडवे था, और वहाँ एक वृक्ष तैयार किया। आम का पेड़ था, पेड़ को लगाया, सिंचाई की, और जब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ
पेड़ में फल आने की बारी आई तब तक मामला गड़बड़ हो गया। हुआ ये था कि गवर्नमेंट की स्कीम थी, रास्ता निकलना था, और जो कच्चे घर वाला था उसके बिल्कुल घर के आगे वो रास्ता निकल गया, जिससे वो पेड़ उसके हक में ना रहा और वो उस पक्के मकान वाले की तरफ चला गया। अब वो पक्के मकान वाला जो व्यक्ति था उस पेड़ पे अपना हक जताने लगा, कहने लगा, बोला ये तो मेरी भूमि में है, बीच में सड़क है, सड़क की इस तरफ है, तुम्हारा घर तो उस तरफ है, तुम्हारा यहाँ क्या लेना देना। और वो सारे फल दादागिरी करके खा लेता। कच्चे घर वाला कमजोर आदमी था, गरीब था, तो उस कच्चे घर वाले आदमी ने एक तरकीब लगाई कि यार एक काम करते हैं, कभी तो ऐसा मौका आएगा कि जो जिसका पक्का घर है, जिसने हमारे पेड़ पर अधिकार कर लिया है, ये कहीं जाएगा, और इसका जब सारा फैमिली घर से बाहर जाएगा तो हम इस पेड़ को काट के ही ले आएंगे, और ज़्यादा नहीं तो इसकी लकड़ियाँ काम आ जाएंगी, और भी नहीं होगा तो ये तो कम से कम फायदा नहीं उठा पाएगा। और ऐसा सोच करके उन्होंने ये विचार बना लिया। एक दिन की बात थी, शोले फिल्म लगी, टॉकीज में शोले फिल्म लगी, 3 घंटे की होती है ना, और वो सभी कहाँ चले गए फिल्म देखने, वो पक्के मकान वाले सभी फिल्म देखने चले गए। उस कच्चे घर वाले को लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, और वो एक बढ़ई के पास जाके पहुंचा। उसने जाके उससे कहा कि भाई मुझे पेड़ कटवा के अपने घर में रखवाना है। उसने कहा ठीक है, काट देंगे और रख देंगे। बोला कितना पैसा लोगे? बोला 500 रुपये लगेंगे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, 500 रुपये लगेंगे। बोला ठीक है, 500 रुपये से मैं ज़्यादा ही तुम्हें कुछ दे दूंगा, 500 तो दूंगा ही, पर मेरी एक शर्त होगी। बोला तुम्हारी क्या शर्त है? तो जवाब दिया उसने कच्चे घर वाले ने कि मेरी ये शर्त है कि वो आदमी जब तक ना आए तब तक तुम्हें पेड़ काट के और मेरे घर रख देना। बोला ठीक है। अब वो बढ़ई जो था वो कुल्हाड़ा कंधे पर रख के पेड़ काटने आ गया, और पेड़ काटने के लिए 3 घंटे का समय था। आपको भी 3 ही घंटे का समय मिलता है, आपको भी वो परीक्षा रूपी पेड़ काटना है। 3 घंटे का समय था, और वो अपना जो कुल्हाड़ा था उसे पत्थर पर रगड़ता रहा, धार बनाता रहा। करीब 1 घंटे उसने धार बनाने में निकाल दिए। वो घर वाला बड़ा परेशान और कहने लगा उस पेड़ काटने वाले व्यक्ति से, कमाल की बात है यार, धोखा दे दिया। तो 3 घंटे का तुझे मैंने समय दिया, 1 घंटे तो तूने अपना कुल्हाड़ा रगड़ने में ही निकाल दिया। बोला कोई बात नहीं, शांत रहिए। वो फिर रगड़ता रहा और 1.5 घंटे उसने वेस्ट कर दिए, यानी उसके पास मात्र 1.5 घंटे बचे। तब उसने कहा, किसने? उस कच्चे घर वाले ने। बोला तू क्या पेड़ काटेगा? 1.5 घंटे तो तूने अपनी धार बनाने में ही निकाल दिए बस। उसने क्या जवाब दिया दोस्तों, जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। उस कुल्हाड़े वाले ने, उस बढ़ई ने जो पेड़ काटने आया, उसने जवाब दिया कि मुझे 3 घंटे मिले हैं, और हमें भी 3 घंटे ही अपनी ज़िंदगी का फैसला करने के लिए मिलते हैं। आप चाहे 2 साल से तैयारी क्यों ना कर रहे हो, जीवन का फैसला 3 ही घंटे कर देते हैं। एक वो पल होता है, वो घड़ी होती है, वो चिंतनीय विषय होता है, वो स्मरणीय समय होता है, जहाँ आपके सोचने विचारने की क्षमता पर वो वक्त डिपेंड करता है, इंतजार करता है, आप कितना सोच सकते हैं। उसने जवाब दिया कि मैं, टेंशन मत लो, तुम तो 1.5 घंटे की बात करें, मेरे लिए 1 घंटा ही बहुत है। हथियार की धार मजबूत होनी चाहिए। मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ कि पेड़ काटना चालू कर दूँ, फिर कुल्हाड़ा जो है वो भौंटा हो जाए, फिर उसमें धार लगाऊं, फिर रगड़ूं, फिर पेड़ काटूं, फिर रगड़ूं। बार बार रगड़ने के लफड़े से बचने के लिए मैंने एक ही बार धार को ऐसा मजबूत कर लिया कि मुझे अब कॉन्फिडेंस है कि मैं 3 घंटे नहीं, इस पेड़ को 1.5-2 घंटे में ही काट सकता हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो तैयारियाँ कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है, मोस्टली स्टूडेंट बहुत सारी एग्ज़ाम देते हैं और फिर हम लोग सफल होते हैं, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ। इसका एक ही रीज़न है कि हमने अपने ज्ञान की धार को मजबूत नहीं किया। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी के सर आपको बता के ये समापन करेंगे ना। इसी क्रम में हमारे बीच
राहुल थोड़ा लेट हो गए स्कूल से आने में, इसलिए क्योंकि इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है। इनका स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा हुकम सिंह सर से कि माला डालकर इनका स्वागत करें, जो किसी कारण से देरी से आए हैं, स्कूल जॉइनिंग के लिए थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ से लगातार सिलेक्शनों की झड़ियाँ लगी हुई हैं। हर दिन स्वागत के लिए आते हैं यहाँ पर विद्यार्थी और सेलेक्ट होकर जाते हैं। तो हमारी जो यहाँ पर कोचिंग चलती है ये इफेक्टिव रूप से तो राहुल से जानेंगे इसकी सफलता का मूल मंत्र क्या है और देखते हैं कि इसकी जो तैयारी हमारी जो कोचिंग संस्थान ने इसके लिए नोट्स बनवाए थे, जो टेस्ट सीरीज़ ली थी, वो कितनी कारगर थी। तो सर पूछेंगे इनसे। हाँ, इनका अभी स्वागत कर रहे हैं स्वाफा बनाकर। तो इस प्रकार हमारे यहाँ से लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं और सम्मानित होने के लिए विद्यार्थी आ रहे हैं और स्वापा बनाकर ये राहुल का सम्मान किया जा रहा है। और राहुल थोड़ा लेट हो गए थे, जॉइनिंग आज इन्होंने जॉइन किया था। राहुल का रीट में हुआ है, राहुल का रीट में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ से राहुल जी ने कोचिंग ली थी और आप देख रहे हैं कि राहुल बहुत ही कम उम्र में अध्यापक बन चुके हैं अपनी कड़ी मेहनत और इस कोचिंग के गाइडेंस में। आप भी ऐसा ही इनको प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शन मानकर तैयारी कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, कोचिंग आइए और टेस्ट सीरीज़ दीजिए। जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के वर्तमान में या भविष्य में भी बहुत प्री BSTC, प्री BEd, CET के बैच बनने वाले हैं। यह कोचिंग संस्थान 2nd ग्रेड रीट मेंस, रीट पात्रता और DSSB, रेलवे, बैंकिंग सभी तरह की तैयारी कराती है और करौली ज़िले के अंदर सबसे बेहतर और सबसे अच्छी तैयारी कराती है। एकमात्र संस्थान जो लगातार हर भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन देती है, दर्पण कंपटीशन क्लासेज। इसके जो टीचर हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। जैसे हमारे हुकम सिंह गुनावत सर जी हैं जो बहुत ही अच्छी जीके पढ़ाते हैं और बच्चों का सिलेक्शन होता है। इस बार अगर मैं बात करूं BSTC की तो प्री BSTC में भी बहुत सारे बच्चों के लिए कॉलेज मिलेगी और बहुत सारे बच्चों का प्री BSTC में सिलेक्शन होगा और नेक्स्ट बैच भी बनने वाले हैं। और मैं सर से आग्रह करूँगा कि सर राहुल से 2 शब्द पूछें उनकी तैयारी के बारे में, कैसी रही उनकी तैयारी की जर्नी, कितना टाइम लगा उन्होंने कैसा अपने आप को मोटिवेट रखा। वैकेंसी जब भर्ती थोड़ी सी लेट हुई थी, प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई थी तो कोरोना काल भी आया था बीच में, तो उसकी अपनी तैयारी को उन्होंने कैसे रखा। तो पूछते हैं राहुल से। राहुल जी, आपने जो तैयारी की थी तो आपकी जो कोचिंग तो आपने ली थी, लेकिन फिर भी आप कैसे मोटिवेट रहे, अपनी तैयारी को कैसे किया आपने? पहले तो मैं सर के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि मुझे यहाँ स्वागत के लिए आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आपका सभी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। पढ़ाई के बाद सर मैंने कोचिंग की थी, कोचिंग सर ने अच्छी कराई थी, कोचिंग में अच्छा माहौल था, सर ने अच्छी कोचिंग, सब टीचर सभी अच्छे थे। लेकिन कोचिंग भी कुछ नहीं होता, लेकिन खुद के लिए सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसके लिए अपने एक प्लान होती है। मैंने रीट की तैयारी पिछले फरवरी से चालू की थी और 1 साल का वक्त था। 1 साल के समय में ये फर्स्ट टाइम था मेरा, फर्स्ट टाइम में ही मैंने ये क्वालिफाई किया था।
तो राहुल जी का कहना है कि मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया है। तो राहुल जी से जो रीट के बच्चे का एक सवाल था कि कोचिंग के अलावा हम घर कितनी सेल्फ स्टडी करें, तो राहुल जी से जानेंगे। सर, घर पे सेल्फ स्टडी करने का यही उद्देश्य यही है कि रेगुलरिटी हो। 6-7 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन वो रेगुलरिटी से आप कोचिंग करें, रेगुलरिटी से सेल्फ स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा होते हैं 6-7 घंटे। लेकिन ये है बशर्ते कि हम रेगुलरिटी करें, रोज़ टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज़ ऑन करें। टेस्ट सीरीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है सर इसमें। टेस्ट सीरीज़ से हमें पता चलता है कि हमें किस लेवल पे हैं, किस तैयारी, कैसी तैयारी है, कितना माइनस मार्किंग का पता चलता है। क्योंकि अब तो 5 ऑप्शन हो चुके हैं सर, तो उनमें नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो राहुल जी का कहना है कि लगातार तैयारी करिए, कोचिंग आइए। और यहाँ पे जो हमारे हरिशंकर शर्मा जी हैं, ये संविधान प्लस जर्नल साइंस पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि जो आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो। मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप जब कोई चीज़ है ठान रहे हो कि वो करना है तो करना है। यदि आपके मन में ये आ गया कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं पढ़ाते टाइम भी कहता हूँ बच्चों से कि ज़िंदगी में नकारात्मक विचार तो आने ही नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इस दीवार को खिसकाना है तो खिसका दो, हाथ तो लगा ही दो। यदि आपके इतनी सकारात्मकता है कि यदि आपको मालूम है कि दीवार नहीं खिसकेगी, जब भी आप लग गए कि खिसकेगी, तो 100% सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको असफल बना सके। केवल हमारी असफलता का सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो हम स्वयं हैं। क्योंकि हमारे जितनी भी आस पड़ोस के जानकार हैं, आपको वो उदाहरण देते हैं जो असफल लोग हैं उनके। आपसे यही कहते हैं कि देख बा ने 10 साल तैयारी करी, कुछ नहीं है। बा ने 3 साल तैयारी करी, कुछ नहीं हुआ। बा ने 2 साल तैयारी की, कुछ नहीं हुआ। आज तक वो लोग आप लोगों को सफल लोगों के उदाहरण नहीं बताते। आप जितनी भी सफल लोग हैं, यदि वो पहले से ही सोच लें कि क्या पता नौकरी लगेगी या नहीं। अब ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, प्रदीप जी थोड़ा सा इधर होना, ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, सब नई एज के चेहरे हैं, सब 25 अंडर 25 में। आपको 2-3 दिन से स्वागत रेगुलर चल रहे हैं, उनमें आप देख रहे होंगे बिल्कुल नए चेहरे आ रहे हैं। ये संस्था हर स्टूडेंट के साथ खड़ी हुई है। पहली दफ़े जब स्टूडेंट आता है तो एक ही बात कहता है, स्टूडेंट साहब पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन आपकी संस्था की टीम इतनी मजबूत टीम है, इतनी एनर्जेटिक टीम है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा वाली टीम है कि स्टूडेंट कहते हैं नहीं कि पत्थर में भी जान डाल देती है। जब स्टूडेंट हमारे पास आता है तो स्टूडेंट का एक ही रहता है, पता नहीं सर, हम तो इस कंडीशन से हैं, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है सर, हो पाएगा या नहीं, हम तो कमज़ोर रहे हैं सर। मैं कहता हूँ आप तो केवल डिग्री में पास होने चाहिए, चाहे 22 पास हो, चाहे 90% से पास हो, इससे कोई मतलब नहीं। जब जागो जब ही सवेरा है। यदि आप आज जागे तो आज सवेरा, कल जाग गए कल सवेरा। बस केवल सफलता के लिए जरूरी है तो वो जरूरी है एक अच्छी रणनीति। दुनिया के किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, चाहे बिजनेस कर लो आप, चाहे किसान बन करके खेती कर लो आप, चाहे विद्यार्थी बन करके पढ़ाई कर लो आप, चाहे साधु बन करके तपस्या कर लो आप। बता दीजिए कोई सा भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी रणनीति कमजोर हो वो टॉप पर पहुंचाओ। बता दो किसान पे यदि वैसे ही बीज डालने लग जाएगा तो खेती हो जाएगी क्या? संभव ही नहीं है। चाहे इंद्र भगवान कैसी भी बरसात कर ले, चाहे आप कैसा भी बीज ले आओ, कैसे भी खाद ले आओ, उसका भी तो एक सिस्टमेटिक तरीका होगा। तो पढ़ाई का भी एक सिस्टमेटिक तरीका है आपकी। केवल नौकरी लगना ही अंतिम लक्ष्य नहीं होता है जीवन का। एक सफल जीवन जीना एक अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का, कि आप राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए और अपने माता पिता के लिए, गुरुजनों के लिए, समाज के लिए कितना कुछ कर पा रहे हो आप,
कितना उनको आगे बढ़ा पा रहे हो आप, सबसे बड़ी बात वो है। सफल तो ये स्टूडेंट हुए हैं, लेकिन इनके माता पिता, हम गुरुजन, जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से कितने खुश हैं, जिसको मापा तोला नहीं जा सकता है। क्योंकि जीवन में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो आप लोगों को अपने से ऊंचे पद पर चाहेंगे। एक तो है माता पिता, जो कभी ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे उससे छोटे पद पर रहें, और एक गुरुजन है, कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उससे छोटे पद पर पहुंचे। सदैव उसके दिमाग में एक ही चीज घूमती रहती है कि आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो स्टूडेंटों के इतना काम आए कि इनके जीवन को उस लक्ष्य तक पहुंचाए जो इनके अंदर मनोकामनाएं उस तक। ये मैं नहीं, हर शिक्षक की स्थिति है, चाहे वो कहीं भी पढ़ाता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होने के बाद में विचार चेंज हो जाते हैं। इसलिए हर शिक्षक की कंडीशन, हर शिक्षक ये चाहता है कि इसको द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट सबसे टॉप पर हो, और जिस दिन वो टॉप पर पहुंचने के बाद में हमारे पास आता है तो हमारी खुशी का अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता है। कोई ऐसा पैमाना ही नहीं बना है दुनिया में कि एक शिक्षक की खुशी का उस समय पैमाना मापन कर सके जब उसका स्टूडेंट सफल होकर के उसके पास आता है, या कभी जिंदगी में रास्ते में मिलता है उसको। तो मैं तो इन तीनों से, और जितने भी लोग अब तक हमने सम्मानित किए हैं, आगे हम करने वाले हैं, जो भी सफल हुए हैं, उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जिस सर्विस के लिए सफल हुए हैं, जितने आप ईमानदारी से अब तक आपने मेहनत की है और मेहनत के दम पर आप सफल हुए हैं, आगे भी जो डिपार्टमेंट आपको मिल रहे हैं, जो सरकार के द्वारा आपको कार्य मिल रहा है, उस कार्य को बखूबी निभाएं, जिससे कि राज्य, राष्ट्र आगे बढ़ सके और आपके माता पिता का, हमारा सबका नाम रोशन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके अलावा मैं इन स्टूडेंटों से, तीनों से जानना चाहूँगा कि आप अंतिम संदेश स्टूडेंटों के लिए, करौली क्षेत्र के स्टूडेंटों के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहिए। ये थी आपके अंजू, जो अभी रीट में सेलेक्ट हुई हैं। अगले इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और राहुल से पूछना चाहते हैं, जो भी रीट में सेलेक्ट हुए हैं अभी। सर, मेरा यही संदेश है सभी के लिए कि आप अच्छी मेहनत करें और अच्छी आप एक रेगुलरिटी से, एक प्लानिंग से स्मार्ट स्टडी करें। और अभी आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, सर के जो दर्पण क्लासेज सर की चल रही हैं, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम पढ़े हैं इसमें, सर बहुत मेहनत कराते हैं, अपने पूरे मनोबल से, पूरे मनोयोग से मेहनत कराते हैं। इसलिए अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो सर के पास आएँ। ये टेस्ट सीरीज़, इनका कोचिंग शेड्यूल पूरे प्लानिंग से ये कराते हैं सर। तो अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो आएँ और सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें ज़्यादातर। धन्यवाद बहुत बहुत। अब देवेंद्र से पूछते हैं कि देवेंद्र क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी अपनी निस्वार्थ भाव से अपनी तैयारी को रेगुलरिटी बनाए रखें और गुरुजनों को आदर्श मान के निस्वार्थ भाव से अच्छी तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें और रेगुलरिटी बनाए रखें। मैं इन स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तथा इसके साथ ही मैं आप लोगों को आज ऐसे व्यक्ति से भी परिचय कराता हूं जो अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा सपोर्ट करता है मेरा। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों के साथ मैं सुबह से शाम तक जो मेहनत कर पाता हूं, उसके पीछे एक अप्रत्यक्ष व्यक्ति का बड़ा सहयोग है, और वो है मैडम, जो मैं आपको मिलवाता हूं। आप सब लोगों के सामने दो शब्द बोलेंगी वो। मैं इन तीनों स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इनके पीछे इन संस्थान के जो हरिशंकर पारस सर हैं और इनकी जो टीम है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ
क्योंकि सबसे बड़ा श्रेय मैं उन लोगों को ही देती हूँ जो दिन और रात मेहनत करके इन लोगों को बहुत ऊंचाई पे पहुँचाया है इन्होंने। और तो धन्यवाद आप सभी को। अगर कोई भी स्टूडेंट जो इस बार रीट पात्रता प्लस मेंस या एसएससी या अग्निवीर की तैयारी कर रहा है तो वो अपनी सफलता कैसे प्राप्त करें, तो आप कोई भी इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता है अपनी स्टडी को लेकर या टाइम मैनेजमेंट को लेकर या दिनचर्या को लेकर, तो पूछ सकते हो आप। ये तीनों यहीं पे हैं। कोई भी स्टूडेंट चाहे कोई भी पूछना, student चाहे किसी भी प्रकार से पूछना है, कोई गर्ल्स बॉयज जो भी चाहे, जिसके मन में कुछ जिज्ञासा हो कि नहीं हमें पूछना है अपनी तैयारी को लेकर और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपनी तैयारी को, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। जो बच्चे गांव से आते हैं वो किस प्रकार, इसमें लाइब्रेरी भी अटैच है, तो जो लाइब्रेरी कोचिंग के बाद में लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, शाम को घर जाते हैं, बहुत सारे लोग रेंट से रहते हैं। मैं दर्पण कंपटीशन की क्लासेज की तरफ से और अपनी तरफ से इनके लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं अंजू दीदी से पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने रीट परीक्षा के दौरान कितनी पढ़ाई की, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, कैसे क्वेश्चन निकाले थे, कैसे नोट्स में से क्वेश्चन टॉप किए थे और कितने क्वेश्चन फंसे थे जो यहाँ पर पढ़ाए थे। मैं कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ती थी और सर के जो नोट्स थे उनसे भी मैंने काफ़ी पढ़ा था, उनसे भी बहुत मुझे हेल्प मिली थी। और मैं एक बात है मतलब रेगुलरिटी बनाए रखती थी और अपने कंटेंट पे विश्वास रखती थी और सर का भी बहुत सहयोग रहा। यही बात राहुल भैया जी से पूछना चाहती हूँ कि राहुल भैया जी ने कितना टाइम निकाला पढ़ाई के लिए, क्या और कितने टाइम से जुड़े हुए थे इस कोचिंग से, कैसे पढ़ाई की, तो मुझे बताएं भैया जी। हम कोचिंग के 7-8 घंटे कोचिंग के बाद यही था कि कोचिंग के बाद आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। लाइब्रेरी में ऐसा माहौल होता है कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आप निर्बाध तरीके से बिना डिस्टर्ब के पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के बाद अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो आपका पूरा शेड्यूल, टाइम टेबल, मैनेजमेंट पूरा एक साथ सही बैठता है, क्योंकि घर पे अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो पाती है। और जितनी भी आप पढ़ाई करो 7-8 घंटे, लेकिन रेगुलरिटी बनी रही, और ये रेगुलरिटी आप लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके कर सकते हैं आप। तो मैं राहुल जी से इस लाइब्रेरी के एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहता हूं कि जो जब इनने कोचिंग की थी यहाँ से, तो लाइब्रेरी भी अटैच थी इसमें, तो लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी, और लाइब्रेरी का कैसा माहौल है जो हमारी दर्पण लाइब्रेरी है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस प्रकार की जो चेयर है, जो सीट है वो कितनी अच्छी है, बैठने में या पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं है, तो इनसे पूछना चाहता हूँ लाइब्रेरी के बारे में बताएँ। मैंने कोचिंग के साथ जब एग्ज़ाम टाइम पे से पहले लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी बहुत ही शांत निर्बाधित है। इसमें चेयर सभी ऐसी हैं कि आप सिटिंग टाइम कितना भी दे सकते हो, आप परेशान नहीं हो सकते। लाइब्रेरी का माहौल, वाईफाई सुविधा, आरओ वाटर, सभी फैसिलिटीज़ इसमें है। डिस्टर्ब की जहाँ तक बात है, इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है लाइब्रेरी में, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है। 8-10 घंटे जितने भी हम पढ़ते हैं बिल्कुल नो डिस्टर्ब होकर यहाँ माहौल मिलता था हमको लाइब्रेरी। तो टाइम को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और जैसा कि आपने देखा, आज हमारे यहाँ पे सम्मान समारोह के लिए विद्यार्थी आए थे जो सेलेक्टेड थे, चयनित थे। इसके बाद में भी आते रहेंगे, ऐसे ही देखते रहिए अपन का दर्पण कंपटीशन क्लासेस का यूट्यूब चैनल। थैंक्स।